तो चलिए लास्ट कहाँ पे रुके थे हम। प्रोटिस्टा में बता दिया था कि प्रोटिस्टा में जो जंतु आते हैं लगभग सारे बताए। और जंतु में जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, एक तो अमीबा। अमीबा बड़ा खास है। अमीबा का अर्थ भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, आकार बदलना। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके बुक्स वगैरह में यूं शेप दी होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे ये किसी वातावरण में रहता है, जैसे इसको कुछ चाहिए होता है तो ये अपनी शेप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए इनके अंगों को क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडियन है। अमीबा कैसा अंगक जंतु है, यूं पूछा जाता है तो ये कैसा है, सूडोपोडियन है। सूडोपोडियन का अर्थ है कि इसके पास जो भी अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, कूटपाद होते हैं। ये हमने बता दिया। युगलिना का बता दिया था, कैसी होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। पैरामीशियम कैसा होता है, सीलिएटेड होता है। याद रखना कि अगर बात करें हम पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के साथ यूं ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो पैरामीशियम में चलने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, तो सीलिया पाई जाती है। और ऐसे ही आप लोगों को मैंने बताया था कि इसी प्रकार से एक होता है युगलिना, जिसे हम कहते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। तो ये एक लंबी पूंछ है तैरने के लिए और प्लस न्यूट्रिशन के लिए। ये क्या कहलाती है, फ्लैजिला। तो इसे हिंदी में तो कहते हैं कसाबिका, हिंदी में नाम दिया जाता है कसाबिका, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिलेटेड। ये होती है सीलिया, हिंदी में इसको कहते हैं पक्ष माबी। तो पक्ष माबियाँ किसमें मिलती है, पैरामीशियम में। अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है। दूसरा प्लाज्मोडियम में भी होती है सीलिया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास जो युगलिना है, युगलिना का लोकोमोटरी ऑर्गन या न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ऑर्गन क्या होता है, तो वो कौन सी चीज़ होती है, फ्लैजिला होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्रोटोजोआ भी है हमारा। उसके बाद आते हैं हमारे पास अमीबा के भी कुछ स्टाइल हैं, जिसमें आपके पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है। एक एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है, ये किस लिए फेमस है कि आंटी और अम्मी दोनों हिस्ट्री लिख देगी तो हमें पछतावा बहुत होगा। तो यानी जो आपके पास एक तरह से डाइसेंट्री डिजीज होती है, दस्त लगना है, वो आपके पास किससे होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो डाइसेंट्री है वो आपके पास किससे होती है, तो डाइसेंट्री जो है ये आपकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, यानी एक तरह से हमारे पास लूज मोशन होना, दस्त लगना, इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है, ये पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि डाइसेंट्री में आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, जिससे स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली क्या लूजनिंग हो जाती है। तो वो आपके पास खास तौर पर एक वर्ड लिख लेना, लार्ज इंटेस्टाइन। कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये अमीबन क्या खास तौर पर क्या डिजीज पैदा करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में यानी बृहदांत्र में भी क्या है, एक आपका अमीबा पाया जाता है जो आपको फायदा देता है। तो वो बड़ा खास है, वो आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंट अमीबा कोलाई, कि एंट अमीबा जो कोलाई है ये आपके पास कहाँ पाया जाता है और काम क्या करता है।
तो ये आपके पास मानव शरीर की बड़ी आंत में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, कॉलन पार्ट में होता है, बृहदांत्र जिसे कहते हैं। काम क्या करता है? तो जितनी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उनको मारता है। तो यानी जीवाणुओं को खाने वाला, कि बड़ी आंत में जीवाणुओं को खाने वाला अमीबा या खाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंट अमीबा कोलाई होता है। तो ये ई कोलाई के नाम से एग्जाम में आता है, बड़ा फेमस है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैग होता है इस पे, जो कि आपका 3 से 5 स्टार क्वेश्चन है। यही सिंपल क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं को खाने वाला मनुष्य की आंत में, या एलिमेंट्री कैनल वर्ड भी हो सकता है, आहार नाल में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? तो कौन सा? आपका कोलाई। और ये आपका खास तौर पे किसको खाता है? जीवाणुओं को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है इसके साथ कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस, कि एंट अमीबा जो जिंजीवैलिस है ये आपके पास किस रोग से संबंधित है? तो ये पायरिया से संबंधित है, कि दांतों में होने वाला जो पायरिया विकार है, पायरिया के कई मॉड्यूल होते हैं, अनुवांशिक भी आता है। ये ऐसी बात नहीं है कि पायरिया जो डिजीज़ है वो केवल इन्हीं से ही होती है, ये आपकी हेरिडिटरी फैक्टर में भी आती है। तो फिर याद रखो कि कौन सा ऐसा अमीबा या ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ जिनसे क्या होती है? आपकी पायरिया। ठीक है, तो पायरिया किससे होती है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक रोग सुना होगा, कालाजार। कालाजार रोग क्या है और कौन से इलाकों में होता है? खोज कहाँ हुई और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका आखिरी हथियार क्या है? जैसे टेटनस आता है, टेटनस का हथियार पूछा जाता है, मतलब आखिरी दवाई क्या होगी जिससे वो रोग ठीक हो सकता है, बाकी दवाइयाँ काम नहीं करेगी। वैसे ही कालाजार है, तो कालाजार पे भी कोई दवाई काम ना करे तब आखिरी हथियार क्या है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि जो कालाजार है, कालाजार को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो ये याद रखो, कालाजार को तमिल लैंग्वेज में डमडम फीवर कहा जाता है। कि अगर पूछा जाए कि डमडम फीवर कौन से डिजीज़ है, तो कालाजार को ही कहते हैं हम। ठीक है, ये तमिल लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले, भारतवर्ष में सबसे पहले इसकी खोज तमिलनाडु में ही हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जिसका नाम पहले मद्रास था, अब क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई से ही हुई है इसकी खोज, चेन्नई के कोस्टल जोन से हुई है। ठीक है, जहाँ सुनामी आई थी उसी जोन से क्या है इसकी डिस्कवरी हुई है। तो डमडम फीवर भी कहते हैं इसको, हम ब्लैक सिकनेस भी कहते हैं, ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है इसी को ही हम ब्लैक फीवर कहते हैं। कि अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द ब्लैक फीवर, यानी काला जवर, काला जवर भी इसी को कहा जाता है। एक होता है जवार, एक होता है जवर, दोनों में फर्क क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल जवार, जवार काटने वाली नहीं जो खेत में आप बीजते हैं, ठीक है, वो जवार नहीं, लाल जवार क्या होता है? ये भी एक प्रोटिस्ट के कारण पैदा होता है। लाल जवार का मतलब होता है रेड टाइड। आप कहते हैं ना ज्वार भाटा, ठीक है, तो वो ज्वार भाटा छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। तो जो रेड टाइड पैदा होती है वो किसके कारण होती है? तो वो रेड प्रोटिस्ट जिसका नाम है नेविकुलाल, आगे लिखवा दूंगा, याद रखना। जवर अलग होती है, एक गैम्बियंस जवर होता है, एक काला जवर होता है। ठीक है, और एक मलेरियल जो क्या है जवर है, जिसे मलेरिया भी कहते हैं, वो भी क्या है इन्हीं की देनी है। इसके अलावा इनको और क्या कह सकते हैं? लिस्मेनियसिस, इसको जो नाम दिया जाता है लिस्मेनियसिस भी कहा जाता है, लिस्मेनियसिस। इसको एक नाम और दिया जाता है लिस्मेनिया इन्फेक्शन। इसके कई नाम हैं। ठीक है, प्रॉपर तो ऊपर वाले ये एक दो हैं जो ब्लैक फीवर के नाम से या ब्लैक सिकनेस के नाम से, ये सबसे ज़्यादा फेमस है।
लिस्मेनियसिस वर्ड कहाँ से दिया? क्योंकि इसकी खोज लिस्मेनिया नामक एक वैज्ञानिक ने करी थी। कहाँ करी थी? हमारे भारत में करी थी। दूसरा कौन था? डोनोवान। डोनोवान ने कहाँ जाके करी थी? डॉन, लंदन। डॉन वर्ड आ रहा उसमें। तो आपके पास काला जार सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में फैलता है? तो कोस्टल क्षेत्र में, कोस्टल जोन में फैलता है, यानी आपके पास समुद्री क्षेत्रों में। कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें ये विकार क्या होता है सबसे ज़्यादा? एक येलो फीवर भी होता है। जैसे ब्लैक फीवर वर्ड होता है, कैसे येलो फीवर भी होता है। येलो फीवर ज़्यादातर कौन से क्षेत्रों में होता है? अफ्रीकन कंट्रीज़ की ओर। एबोला वायरस का जो फैक्टर है वो भी किस साइड है? अफ्रीकन कंट्रीज़ की ओर। इसीलिए क्या है, अगर हम हिंदुस्तान से अफ्रीका की ट्रैवलिंग करेंगे कभी भी, तो हमें एयरपोर्ट से क्या है, इमिग्रेट नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास एक इंजेक्शन ना लगा हो। और वो कौन सा इंजेक्शन होता है? येलो फीवर इंजेक्शन होता है। जैसे पासपोर्ट होता है उसी टाइप की एक कॉपी बनती है येलो फीवर की, पीले रंग की, और वो लगाता कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही लगाता है। ठीक है, जब तक वो नहीं लगाएंगे हम एंट्री नहीं मिलती है हमें। तो बहुत सारी कंट्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी उस जोन के क्या है, क्राइटेरियन में नहीं है, क्लाइमेटिक क्राइटेरियन में नहीं है। वहाँ जाते कई बार होता है ना कि हम बाहर गए, राजस्थान चले गए, बोले पानी नहीं लगा, ठीक है, बोले दस्त लग गए, ठीक है, त्वचा रोग हो गया, ठीक है, सर का रोग हो गया, आदमी बीमार रहता है। तो ये परिस्थितियाँ पैदा होती है, ये किसके कारण होती है? जोन के कारण होती है। तो इन्हीं जोन के अंदर क्या है, हमें टॉनिक दिए जाते हैं इस टाइप के। तो ये समुद्री क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। और पहले पूछी जाती है कि पहले इसकी खोज भारतवर्ष में कहाँ हुई? तो पहले टाइम का था मद्रास, और आज का क्या है वो? चेन्नई, यानी तमिलनाडु से शुरू हुई थी। तमिलनाडु में क्या है, इसकी खोज कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। और की किसने है? लिस्मैन। लिस्मेनिया वर्ड लिख दो, लिस्मैन लिख दो। और दूसरा कौन सा है जिसने लंदन में करी? लंदन में कौन सा आपके पास? डोनोवान। तब काला जार किस परजीवी से होता है? तो इस परजीवी का नाम इन दोनों को मिला के बना दिया, यानी पैरासाइट, कॉज ऑफ ब्लैक सिकनेस और काला आजार। तो काला आजार और ब्लैक फीवर सिकनेस के लिए कौन सा पैरासाइट जिम्मेवार होता है? तो दोनों नाम को मिला के लिखा जाता है लिस्मैन और डोनोवानी, तब नाम बनता है लिस्मेनिया डोनोवानी। कि लिस्मेनिया डोनोवानी नाम का जो पैरासाइट है, और वो एक प्रकार का क्या आपके पास प्रोटोजोआ है। अब ये तो हुआ पैरासाइट। अगर पूछ ले कौन से कीट के काटने पे ये बीमारी फैलती है, तो क्या बताओगे? सैंड फ्लाई, ठीक है, बालू मक्खी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो पूछा जाता है मलेरिया का, ऐसे ही पूछा जाता है कालाजार का, कि कालाजार का कौन सा कारक सूक्ष्म जीवी है, यानी विच बी पैरासाइट एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड फॉर ब्लैक फीवर और कालाजार। तो वर्ड क्या आपका? लिस्मेनिया डोनोवानी। और अगर वर्ड आए कीट का, कि कीट कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है सैंड फ्लाई। कि जो सैंड फ्लाई होता है इसका कारण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बालू मक्खी। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि अफ्रीकी निद्रा, सुसप्ति निद्रा, जिसे हम गैम्बियन जवर भी कहते हैं, उसमें भी क्या एक मक्खी होती है। ये मक्खी पूछी जाती है। तीन कीट अच्छे से पूछे जाएंगे तुमसे। एक तो कालाजार का कीट पूछा जाएगा, दूसरा बताएंगे मलेरिया का भी, और तीसरा अफ्रीकी निद्रा का भी। तो ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है भी, याद रखना कि सैंड फ्लाई के काटने से या सैंड फ्लाई के द्वारा भोज्य पदार्थ पर छोड़े गए अंडों को अगर हम अंदर खाते हैं और वो हमारी बॉडी में रुगण कर जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं, तो भी क्या इसके कारण क्या हो सकता है? कालाजार। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कौन सी सुई से होता है? कि विच निडल और इंजेक्शन बी क्यूर दिस डिसीज। इसका इलाज कौन करेगी? तो इसका इलाज करती है आपके पास एंटीमनी का कोलाइडल सोल। कि एंटीमनी कोलाइडी विलियन, कि एंटीमनी का जो कोलाइडी विलियन होता है
वो आपके पास प्रयोग किया जाता है किसके उपचार में? कालाजार के उपचार में। पिछली बार जितने पुलिस की तैयारी करने वाले थे उनको ये क्वेश्चन बताए थे। 24 टाइप के पेपरों में से कम 5 क्वेश्चन इसी एक कालाजार के पूछे गए हैं। कभी तो इसका एंटीमनी कोलाइडल सोल पूछ लिया, कभी इसका होने वाला विकार कैसा है, कभी कीट पूछ लिया, कभी इसका पैरासाइट पूछ लिया, ऐसे पूछता है। तो इसका इलाज है वो क्या आपके पास? एंटीमनी कोलाइडल सोल है, यानी एंटीमनी का कोलाइडी विलियन, याद रखना। ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? कई बार एंटीमनी नाम नहीं आता, एंटीमनी की जगह है। जब इसका सिंबल आए तो आपने क्या याद रखना, लिख लेना SB कोलाइडल सोल। ठीक है कि एंटीमनी का जो कोलाइडल सोल है, एंटीमनी का सिंबल दे दिया जाता है तो वो होता है आपका SB। ये तत्व का सिंबल है एंटीमनी का। अब बात आती है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया आपके पास किस परजीवी से होता है? पहला पॉइंट। और दूसरा पूछा जाता है किस कीट के काटने से होता है? विच इंसेक्टा एंड विच पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट होगा और कौन सा क्या होगा? इंसेक्टा होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर उसने क्वेश्चन लिख दिया सूक्ष्म जीवी या परजीवी से होता है तो आपने जवाब देना है क्या? प्लाज्मोडियम। कि जो प्लाज्मोडियम है ये आपके पास प्रोटोजोआ, इसका क्या बनता है? कारण बनता है। और अगर पूछे कीट इंसेक्टा तो सब जानते हैं कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से विकार होता है कौन सा? मलेरिया। मादा एनाफिलीज कौन से प्रकार के पानी में रहता है भाई? खास क्वेश्चन बनता है ये। हमेशा साफ सुथरे पानी में रहता है ये एक ऐसा मच्छर है जो बिल्कुल साफ सुथरे पानी में रहेगा, गंदे पानी पे नहीं रहेगा। और इसकी जो उड़ने की हाइट होती है वो 2.5 फीट होती है, इससे ऊपर नहीं उड़ सकता ये। ठीक है, अगर कहीं तुम छत पे सो रहे हो, मच्छरों ने तुम्हें काट लिया और तुम कह रहे हो जी मलेरिया हो जाएगा, तो मलेरिया नहीं होता। ठीक है, नीचे हैं हम, लैंडेड हैं, और उस जगह अगर क्या है आपके गड्ढे का पानी है, गड्ढे में अगर कोई मच्छर घूमते नजर आ रहे हैं आपको तो यूँ समझ जाना यही है। ठीक है, और यूँ अगर सीधे मच्छर काटते हैं वो सारे मादा एनाफिलीज नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्लाइंग करते हैं तो 2.5 फीट की रेंज ही चलती है इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा नहीं उड़ते। इसीलिए क्या है, मंजी के लेवल तक जा सकते हैं, मंजी इतनी होती है अपनी, तो इसीलिए मंजी के लेवल तक रहते हैं ये। ठीक है, वहाँ काट सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास इसके बाद अफ्रीकी निद्रा रोग, यानी अफ्रीकी जो निद्रा रोग है, स्लीपिंग सिकनेस, इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग जो सिकनेस है ये आपके पास और क्या कहलाती है? इसे कहते हैं सुसप्ति निद्रा रोग। सुसप्ति निद्रा इसी को ही कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं गैम्बियंस। गैम्बियंस, जवर और फीवर। तो गैम्बियंस फीवर क्या आपके पास यही होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, असर किस पे करता है? पीछे वाले का भी याद रखना कि जो ये प्लाज्मोडियम है ये हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि प्लाज्मोडियम जब मानव शरीर में अधिक मात्रा में बैठा है तो किसको प्रभावित करता है? मैं 1000 बार बताता हूँ, आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी को मारता है ये। क्यों? क्योंकि आपको मैंने उस दिन बताया था कि प्लाज्मोडियम एकदम से एटम बम की तरह फटता है। क्योंकि पहले इसमें क्या, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, केंद्रक जब कोशिका में बन जाते हैं तो फिर एकदम से फटके क्या बनती है? हजारों कोशिकाएं बनती है। तो प्लाज्मोडियम में कौन सा विखंडन बताया था मैंने आपको? मल्टीफ्यूजन, बहु विखंडन। तो इसकी जो पैदाइश है वो किस विखंडन से होती है? बहु। अब उनको भोजन भी तो चाहिए, भोजन अगर मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? आरबीसी। और आपके पास ब्लड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके होते हैं? आरबीसी के ही होते हैं। ठीक है, चलिए, गैम्बियंस जवर भी क्या है? रक्त को प्रभावित करता है, आरबीसी को। रक्त में
किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को। आरबीसी में ये किस चीज़ की कमी लाता है? हेमोग्लोबिन। कि आपके पास हेमोग्लोबिन प्रोटीन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है गैम्बियन ज्वर। ठीक है, तो जिससे क्या है, तुम क्या रहते हो? सुस्त सुस्त कमजोरी सी महसूस करते हो। ठीक है, कहते हैं ना, बोले हड्ड फोड़ी सी रहती है। ठीक है, तो 24 घंटे जो हड्ड फोड़ी सी रहती है वो यही है। ठीक है, अपने आता है ना बातों में, बोले क्या, खुराक ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब हड्ड फोड़ी सी रहा है। ठीक है, तो ये हड्ड फोड़ी यही है। ठीक है, लगातार क्या है, हमें ऐसा महसूस हो कि हम क्या हैं? बुखार से ग्रसित हैं। ठीक है, बुखार है नहीं, फिर भी हमें लगता है बुखार है, तो वो क्या होती है हमारे पास? कैसी डिजीज़ है? स्लीपिंग सिकनेस है। ये होता किसके कारण है? ये आपके पास ट्रिपेनोसोमा से होता है। ट्रिपेनोसोमा नाम का जो प्रोटोजोआ है उससे होता है। अब ट्रिपेनोसोमा से जब होता है तो इसका इंजेक्शन कौन करता है हमारी बॉडी में? तो ये याद रखना है कि अफ्रीकी निद्रा रोग आपके पास कौन सी मक्खी के काटने से होता है? तो टी हटा देना और इसको पढ़ लेना, सीसी मक्खी। ठीक है, तो जो टीटी, टीएसआई लिखा है, इनको टसी टसी मत पढ़ना, इसको पढ़ना है सीसी मक्खी के काटने से। तो सीसी, हाँ, ट्रिपेनोसोमा परजीवी, क्या? पैरासाइट। ट्रिपेनोसोमा तो है इसका परजीवी, सूक्ष्मजीवी, जो हमारी बॉडी के अंदर रह के पैदा करेगा काम। और ये कहाँ से करता है? बाहर से इसे अंदर भेजता है। तो जिसके ऊपर चलते हैं ये, जिसका कैरियर माना जाता है, कैरियर का मतलब जिसके साथ रहते हैं, तो साथ किसके रहते हैं? ये सीसी मक्खी के साथ। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते नहीं है प्लेग, बोले प्लेग फैलाने का कारण किसे माना जाता है? चूहों को। तो चूहे काटने से क्या है? प्लेग नहीं होता। चूहे के साथ कोई चीज़ मौजूद होती है, वो इंजेक्ट होती है हमारी बॉडी में, जो क्या होता है? उसका बैक्टीरिया। ठीक है, उसी की वजह से क्या होती है? आपको प्लेग सिकनेस होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये लगभग हो गए, हमारे पास डिजीज आ गई सारी। कौन कौन सी बता दी? डायसेंट्री भी बता दी, ब्लैक सिकनेस भी बता दी, प्लाज्मोडियम वाली भी बता दी, अफ्रीकी निद्रा भी आ गई, सब हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारे पास टोटल प्रोटोजोआ की। ठीक है, अब बात आती है कहानी नेक्स्ट फाइलम की, जो कौन सा है? मेटाजोआ। क्योंकि अभी तक आपने कौन से जीव पढ़े हैं? एक कोशिकीय। अब कौन से आएंगे आपके पास? बहुकोशिकीय। तो मेटाजोआ में जितने जंतु होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर फाइलम ऑफ एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर जो फाइलम्स होंगे एनिमल्स के, उनको स्पेशली वर्डिंग क्या मिलती है? मेटाजोअन्स। तो मेटाजोअन का जो पहला सतर होता है, जो केवल कोशिकीय सतर होता है, क्योंकि मैंने 2 सतर बताए हैं इसमें, एक बताया है कोशिकीय सतर और एक बताया है उत्तक सतर। तो कोशिकीय सतर का मतलब इसका पहला संघ, इसका जो प्रथम संघ होता है वो कौन सा होता है? पोरीफेरा। पोरी जो फेरा है, ये आपके पास किस क्राइटेरियन में बैठता है? तो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरस टू बियर या पोर टू बियर, ऐसे वर्ड लिखना है। पोर टू बियर का मतलब होता है छिद्र युक्त जंतु, कि जिनकी पूरी बॉडी पर ही क्या हो? छिद्र हो। इनका मतलब होता है छिद्र युक्त जंतु। जब ये छिद्र युक्त जंतु होंगे तो इनको स्पेशली वर्ड क्या दिया जाएगा? स्पंज। इनको स्पेशली क्या कहते हैं? हम स्पंज कहते हैं। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि स्पंज कौन से संघ के प्राणी हैं सारे के सारे, तो एक ही उत्तर आएगा, पोरीफेरा के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैसे हैं, तो ऊपर लिखा ही हुआ है सारे के सारे कैसे मिलेंगे आपको? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होंगे, बहुकोशिकीय होंगे और कोशिका सतर पे होंगे। याद रखना, उत्तक नहीं बनेंगे इनमें कभी भी, कोशिका सतर पर होते हैं।
केवल इनमें कोशिका सतर होता है, उत्तक कभी पैदा नहीं होते। ओनली सेलुलर लेवल, नेवर बी टिश्यू टू बी फॉर्म्ड, यानी इनमें टिश्यू नहीं बनते, उत्तक नहीं बनते, ये याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय जंतु जिनमें उत्तक नहीं होते वो कौन सा संघ है? एक ही आता है, कौन सा? पोरीफेरा ही होता है। ठीक है, कहते क्या है उनको? हम स्पंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इनका जो शरीर होता है उन पे छिद्र ही छिद्र मिलेंगे, तो उनका आकार कैसा होगा, उनकी आकृति कैसी होगी? तो आकृति मैंने लिखवाई थी, इनके पास कोई आकृति नहीं होती। कैसे होते हैं ये? असममिति में होते हैं। असममिति प्लस एक वर्ड जोड़ सकते हो तुम, बेलनाकार, अंडाकार, शंक्वाकार, ऐसे होते हैं। असममिति का मतलब होता है अनसिमेट्रिक एनिमल्स हैं ये। बाकी आगे वाले आएंगे सारे के सारे, वो क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक चाहे वो रेडियल हो चाहे आपकी बाइलैटरल हो, यानी ये एक ऐसा संघ है, आपको पहले भी लिखवाया था, इसके पास किसी प्रकार की समिति नहीं होती, सिमेट्री नहीं होती। और ये जंतु होते कैसे हैं? बेलनाकार। दिखने में कैसे होंगे? आपके पास यूं इस टाइप की शेप बनी होगी, और इनमें क्या होंगे? सब में छिद्र होंगे। और इनके साथ क्या है? आगे के हिस्से में एक बड़ा छिद्र होता है। तो इनकी छिद्र क्या कहलाते हैं? यानी इनका सारा शरीर पहले लिख दिया क्या होता है? छिद्र युक्त। तो अब क्वेश्चन बनता है, इसी के साथ पॉइंट बनाएंगे हम, कि सारे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। सारे शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र। यानी होल बॉडी कैरिड पोर्स, यानी इनकी पूरी बॉडी क्या रखती है? पोर्स रखती है। उन्हें कहते क्या है? बात तो ये है कि सारे शरीर पर छिद्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें ऑस्टियम कहा जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि उन्हें हम ऑस्टिया या ऑस्टियम कहते हैं, कि ऑस्टिया या ऑस्टियम कौन से जंतु में मिलते हैं? तो ऑस्टियम जो हैं ये आपके छिद्र होते हैं, कौन से जंतुओं में होते हैं? पोरीफेरा में होते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि पोरीफेरा के शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, कहलाते हैं। तो उनको या तो वर्ड दिया होगा ऑस्टियम या वर्ड दिया होगा ऑस्टिया। ठीक है, और एक होता है जहाँ से पूरे शरीर का पानी बाहर निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि एक बड़ा छिद्र जो शरीर के पानी को बाहर निकालता है, क्योंकि छिद्रों से पानी अंदर आएगा, और एक ऐसा पोर होगा जो पूरे शरीर के पानी को क्या करता है? बाहर निकालता है। यानी होल बॉडी वाटर टू बी एक्सक्रीट, तो दैट पोर बी कॉल्ड एज। तो उस बड़े छिद्र को नाम क्या दिया जाता है? ऑस्क्यूलम। हम उस बड़े छिद्र को स्पेशली एक वर्ड देते हैं, वो है हमारे पास ऑस्क्यूलम। तो यही क्वेश्चन आता है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम कौन से जंतुओं में पाए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में पाए जाते हैं। पोरीफेरा शब्द ना हो तो हिंदी में दूसरा शब्द क्या होगा इनके लिए? स्पंज। स्पंज घर में भी देखी होगी आपने, क्या होती है? स्पंज घर में भी होती है। क्या चीज होती है स्पंज जो घर में देखते हो? सब घरों में है। एक तो क्या है, जो तुम तकिया लगाते हो वो क्या है? स्पंज ही तो है। ठीक है, दूसरा सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं, लुगड़ भर रखा है, फाइबर भर रखा है, क्या है वो? स्पंज ही तो है। ठीक है, तीसरा सोफे पे बैठते हैं, नीचे हो जाता है, उठते हैं वापस उठ जाता है, गद्दा टाइप है, गद्दे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? एक तरह के स्पंज है। बर्तन धोने वाला पोचा आता है, क्या है? स्पंज ही तो है। तो वैसे ये जंतु होते हैं, ये नहाने के भी काम आते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अब बात आती है कि इनके शरीर पर कांटे नुमा कठोर संरचना पाई जाती है, यानी स्ट्रक्चर्स विथ
थॉर्न लाइक, यानी जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं स्पिक्यूल्स। उस संरचना को हम क्या वर्ड देंगे? स्पिक्यूल्स। तो आपसे यही पूछा जाता है कि स्पिक्यूल्स कौन से जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं? तो जो स्पिक्यूल्स मिलते हैं ये किस पे मिलते हैं? पोरीफेरा पे मिलते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला ट्रिपल स्टार है, ये वाला भी ट्रिपल स्टार है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ट्रिपल स्टार है कि स्पंज की शरीर पर चूने से बने हुए कांटे पाए जाते हैं। तो ये चूने के बने होते हैं। जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? चूने। चूने का मतलब क्या होता है अभी? कैल्शियम कार्बोनेट से। कि ये आपके चूने और सितलिका के बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस किससे बने होते हैं? सितलिका। सितलिका क्या चीज़ होती है? अभी अगर कोई पूछ ले तुमसे सितलिका क्या होती है, हर घर में यहाँ भी दिखाई पड़ रही है, बस कमी है हमारे देखने की। सितलिका क्या होती है? सितलिका हर घर में है, चिनाई के टाइम भी दिखती है, इस दीवार पे भी दिख रही है। कण चमक रहे हैं इस दीवार पे, जब देखोगे तुम बहुत सारे, वो सितलिका ही है। तो क्या होती है? सिलिका। सिलिका को ही क्या कहा जाता है? सितलिका कहा जाता है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिका, सिलिकॉन से बनी हुई ऑक्साइड की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? हम सितलिका कहते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? SiO2। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और सितलिका से बने हुए क्या होते हैं इनके पास? ये वर्ड याद रखना है। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि इनके जो कांटे बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सितलिका से बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब बात आती है इनका जनन कैसे होता है। इनका जनन दोनों याद रखने हैं कि लैंगिक भी होता है और प्लस कैसा होता है? अलैंगिक। ठीक है, अब बात आती है कि लिंगी कैसे होते हैं, यानी सेक्सुअली होते कैसे हैं। ये क्वेश्चन खास है, ट्रिपल स्टार है। जहां जहां ट्रिपल स्टार 5 स्टार लगाए जाते हैं उनको आपने याद रखना, बाकी जाए छोड़ देना। ठीक है, ये जो है लिंगी, लिंगी का मतलब होते हैं कि अकेले जीव में ऑर्गन कैसे होंगे, सेक्सुअल ऑर्गन कैसे होंगे, यानी मेल और फीमेल होंगे या इकट्ठे ही होंगे, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब एक ही जीव में दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, द्विलिंगी, या इन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल को एक वर्ड दिया जाता है, वो आपने याद रखना है कि आपके ये जीव इंग्लिश में अगर पूछें तो 2 वर्ड लगते हैं, एक होता है मोनोइसियस और एक होता है डायोसियस। ये पूछे जाते हैं, ये हमने याद रखने हैं। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ यही कहानी अड़ेगी कि द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? 2 पे हम कहाँ चले जाएंगे? डाई पे। तो लेकिन ये डाई नहीं होते, उल्टा याद रखना है क्या? मोनोइसियस। मोनोई का मतलब होता है 1 में 2। ठीक है, तो ये कैसे जंतु होते हैं? मोनोइसियस होते हैं। क्वेश्चन बड़ा खास है कि जो आपके पास पोरीफेरंस होते हैं, स्पंजीज होते हैं, ये आपके सेक्सुअली कैसे होते हैं? तो सेक्सुअली क्या है? बाइसेक्सुअली हैं। वर्डिंग क्या लगाओगे? मोनोइसियस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनका? इंटरनल होता है, याद रखना। निषेचन अगर पूछ ले आपसे कि इनमें जो निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब है अंतः, आंतरिक होता है, यानी इनका निषेचन है वो अंतः होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन टैगिंग होती है। ठीक है, अब इनके अंदर लार्वल स्टेज भी होती है। लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन 5 स्टार है, क्योंकि लार्वल जो स्टेज होती है वो बड़ी खास है कि जो लार्वा स्टेज होती है इनकी, वो क्या कहलाती है? इनकी लार्वा स्टेज, लार्वा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला। कि एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है इनके लार्वा को। और लार्वा होता कैसा है? सीलिएटेड फ्री स्विमिंग होता है, यानी सीलिएटेड का मतलब होता है पक्षमाभीय, स्वतंत्र तैरने वाला होता है, क्योंकि ये सारे समुद्री तो हैं, यानी इनके जो लार्वा जो हैं वो सीलिएटेड फ्री स्विमिंग होते हैं। इनका मतलब क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे जंतु
जो तुम पोरीफेरा में पढ़ रहे हो, ये सारे कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, समुद्री हैं। मिलते कहाँ हैं? चट्टानों पर या कठोर जगह पे मिलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यानी जो इनका लार्वा होता है वो सीलिएटेड का मतलब है पक्ष माबीय। पक्ष माबीय स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, कि इनका जो लार्वा जो होता है वो सीलिएटेड फ्री स्विमिंग होता है, पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरता है। यानी वो अपने किसी जनरेट के साथ नहीं रहता, अकेला भी जा सकता है, इसीलिए लिखा है फ्री स्विमिंग। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कुछ जीव जो इनके जंतु होते हैं जो खास हैं, तो मुझे एक का नाम बताओ जो तुम्हें क्या है बता रखा है। किसमें एक आधा जंतु आए जो तुमने पहले पढ़ रखा हो, क्योंकि पुराने भी तो बैठे हैं यहाँ। जापान के लोग सबसे ज़्यादा एक उपहार के तौर पे इस संघ का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम होता है विनस फ्लावर बास्केट, यानी विनस की पुष्प मंजूषा, या क्या है विनस की पुष्प की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूप्ले कटेला को। तो इसमें जो खास जीव आता है, एक तो पहले नंबर वाला वो आता है यूप्ले कटेला, दूसरा आता है जो मीठे पानी में सबसे ज़्यादा सपंज रहता है, सपंजिला। ये दो फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। एक आता है यूस्पंजिया। यूस्पंजिया जो पढ़ा जाता है यह मैक्सिकल बे और मेडिटेरियन सी के लिए पढ़ा जाता है, यूस्पंजिया। दूसरा सपंजिला, एक वर्ड याद रखना अपने, यूप्ले कटेला। और एक आपके पास है साइकन, साइकन। एक आता है हाइलोनेमा। ये आपके खास जंतु हैं इस संघ के। इसमें से पहले तीन जंतु सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले नंबर का है कौन सा? यूप्ले कटेला। कि जो आपके पास यूप्ले कटेला है, ये आपके पास क्या चीज़ है? यूप्ले कटेला को क्या कहा जाता है? विनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। तो विनस बास्केट ऑफ फ्लावर, यानी इसको हिंदी में लिखें तो विनस पुष्प की मंजूषा, विनस पुष्प की मंजूषा किसे कहा जाता है? तो विनस पुष्प की मंजूषा किसे कहा जाता है? यूप्ले कटेला को ही कहा जाता है। इसी का एक दूसरा आता है कि विनस, विनस की फूलों की डलिया, कि विनस की फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो विनस की फूलों की डलिया या विनस की पुष्प मंजूषा दोनों एक ही चीज़ है। किसको कहते हैं? यूप्ले कटेला को कहते हैं। अब ये प्रयोग कौन से लोग करते हैं? याद रखना, जापानीज, जापान के लोग खास तौर पर उपहार के रूप में प्रयोग करते हैं। गिफ्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स जापानीज पीपल यूज्ड विच फाइलम ऑफ एनिमल, यानी कौन से संघ का प्रयोग जापान के लोग उपहार के तौर पे करते हैं? तो पोरीफेरा का करते हैं। और कौन से का करते हैं? यूप्ले कटेला का करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जापानीज लोग उपहार के तौर पर गिफ्ट करते हैं निम्नलिखित में से क्या? तो उसमें क्वेश्चन यूं ही आएगा, यानी यूप्ले कटेला को करते हैं, यूस्पंजिया को करते हैं, सपंजिला को करते हैं, या कोई एक आधा वर्ड और दे देगा। तो किसको करते हैं? ये सारे के सारे यूप्ले कटेला को। दूसरा नंबर, मीठे जल की सपंज किसे कहा जाता है? कि जो मीठे जल में मिलती है, तो मीठे जल की जो सपंज होती है वो क्या है? यानी पोरीफेरा कौन सा है जो केवल मीठे जल में मिलता है? तो वो आपके पास सपंजिला। जो सपंजिला है ये आपके पास सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? मीठे पानी में मिलता है अधिकांश। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपके पास है यूस्पंजिया। जो यूस्पंजिया है ये कहाँ मिलता है और क्या काम आता है? तो ये मैल उतारने के काम आता है। ठीक है, क्या आप तो बाठे रगड़ते हैं, जो आप हम खरीद के लेते हैं, गड़े बेचने वाले आते हैं, ढकनी लेते हैं, उनके साथ क्या है एक मैल उतारने वाला बाठिया भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा स्पंजिया। तो लेकिन जो भूमध्य रेखा कोस्टल जोन वाले और जो मैक्सिको खाड़ी वाले हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो भूमध्य सागर और प्लस
मैक्सिको खाड़ी में मिलने वाला अधिकांश स्पंज कौन सा है? तो उन खाड़ियों में अधिकांश जो मिलने वाला स्पंज है या पोरीफेरा है वो कौन सा आपके पास यूसपंजिया है। यूसपंजिया साधारण स्पंज भी कहलाता है, याद रखना। इट इज भी जनरली सिंपल स्पंज, सिंपल पोरीफेरा कि सिंपल स्पंज भी कहते हैं। और कहाँ प्रयोग किया जाता है इसको? मैल उतारने के लिए। डर्ट ऑफ द बॉडी को क्लिंजिंग एजेंट होता है अपने आप में ये एक, ठीक है। जैसे आपका क्या है, नहाने के लिए क्या है, जो एक आपा सॉफ्ट सा गया है वो जार सी लेके आते हैं, ठीक है, उसको लटका देते हैं नहाने घर में, बाथरूम में, ठीक है। तो वो हमारे लिए स्पंज ही है एक किस्म का, ठीक है, जो आजकल यूज करते हैं, फैशन चला हुआ है, ठीक है। पहले कौन से नहाते थे हम उससे, ठीक है। तो मैल उतारने वाला स्पंज, मैल उतारने वाला स्पंज है। बॉडी क्लेंजिंग स्पंज कौन सा है? तो यही है जिसको हम कहते हैं यूसपंजिया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी सारी की सारी कौन से संघ की? पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा यूं नहीं है, पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। यूं हम धूड़ में लठ नहीं मारेंगे, पढ़ना भी है। उसके बाद आगे वाला आता है, ये तो था कोशिका सतर। अब हमने जब आगे पांव रखना है तो कौन सा सतर स्टार्ट हो जाएगा आपका? उत्तक सतर। कोशिका सतर पर एक ही होता है बहुकोशिकीय जंतु संघ, और जो क्या होता है कोशिकीय लेवल पे रहता है, सेलुलर लेवल तक ही रहता है, उत्तक नहीं बनते, वो पोरीफेरा है। अब बात आती है किसकी हमारे पास? उत्तक सतर की। उत्तक सतर का मतलब होता है टिश्यू लेवल। अब हमारे पास जो टिश्यू लेवल पर सबसे निम्नतम सतर का संघ, यानी लोवेस्ट लेवल फाइलम कि जो लोवेस्ट लेवल का फाइलम है यहाँ पे, वो कौन सा है? तो वो है सिलेंट्रेटा। कौन सा है? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास उत्तक सतर में जब हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे निम्न का सतर कौन सा होता है? तो वो कौन सा आपके पास है? सिलेंट्रेटा। तो सिलेन जो ट्रेटा है ये आपके पास कौन से सतर से प्रारंभ होता है? उत्तकीय सतर से प्रारंभ होता है। उत्तकीय का मतलब है टिश्यू लेवल से स्टार्ट हो जाता है। जंतु कैसे हैं ये सारे? ये जो जंतु हैं पहले बता दिया आपको, इसमें सारे के सारे जंतु क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे भी, यानी सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो यानी मल्टी सेलुलर हैं और किस लेवल पे बैठे हैं? उत्तक सतर पे बैठे हैं। यानी इनमें त्वचा के सतर, यानी जो स्किन के जो लेवल होते हैं, बॉडी के जो लेवल होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जब उत्तक सतर की शुरुआत होती है तो सतर आप पढ़ते हो ना, डिप्लोबैलेस्टिक और क्या होते हैं? ट्रिप्लोबैलेस्टिक। तो ये किस में आते हैं आपके पास? डिप्लोबैलेस्टिक में आते हैं, ठीक है। त्वचा के जो सतर होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है आपके पास एक्टोडर्म और दूसरा कौन सा होता है? एंडोडर्म। एंडोडर्म को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्म। एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं। और एक आपके पास क्या है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है? बाह्य त्वचा। एंडोडर्म कौन सी होती है? अंतः त्वचा। इन दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ भरा होता है। वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलेंट्रेटा में दोनों सतर के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो मेसोग्लिया आएगा। 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ के देखना कि इनमें जो त्वचा के सतर हैं वो कितने हैं? पहले तो याद रखो 2। एक आपके पास कौन सी चरम है? बहिर जो चरम है
एक तो बाहर वाली और एक कौन सी है, अंतःचरम। अब इसके साथ लिख लेना कि दोनों सत्रों के बीच, यानी बिटवीन द टू लेवल्स, बिटवीन द टू बैलिस्टिक्स, अनसेलुलर पार्ट और अनसेलुलर मटेरियल टू बी फिल्ड इज कॉल्ड एज। ठीक है, इन दोनों के बीच अकोशिकीय पदार्थ भरा होता है, उसे कहते हैं कि जो अकोशिकीय पदार्थ जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं, अकोशिकीय पदार्थ भरा होता है, उसका नाम लिखना है, वो आपके पास क्या होता है, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया के कारण ही जेलीफिश इतनी बड़ी हो जाती है कि जेलीफिश जब देखोगे तो क्या है, फूकना सा फूलता हुआ पानी में ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, जब कोस्टल में जाओगे कभी तो देखना शिप पे, ठीक है, घूमने जाओ तो क्या है, पानी में मोमिये जैसी संरचना होती है, जैसे यूं लगता है मोम सा और ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इनके पास भी क्या हथियार होते हैं मारने के लिए, ठीक है, जिनको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं, इन्हीं में पाए जाते हैं, जो खास तौर पे किस में पढ़ते हैं हम, सिलेंट्रेटा। और सबसे ताकतवर नेमेटोसिस्ट किसके पास होते हैं, जेलीफिश के पास होते हैं। तो यानी हथौड़िए से मारे यूं लगता है, ठीक है, जब बड़ी किसी जेलीफिश के धक्के चढ़ जाएं हम, ठीक है, और वो निमेटोसिस्ट अपना प्रयोग कर ले तो यूं लगता है किसी ने खींच के थोड़ा ही मारा है। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। तो जेलीफिश बड़े आकार की हो जाती है, और बड़े आकार की हो जाती है तो लपेटा भी अच्छा मारती है, बहुत डेंजरस होती है, दिखने में ही अच्छी लगती है, यहाँ जेलीफिश है पानी में तैर रही है। ठीक है, अब मेसोग्लिया के कारण ही जेलीफिश का निर्माण होता है। आगे ये मुख्यतः जंतु कैसे होते हैं, ये याद रखना कि मुख्यतः जंतु कैसे हैं, यानी मोस्टली एनिमल्स आर बी, कि ज्यादातर ये जंतु हैं कैसे, तो ज्यादातर ये समुद्री हैं। ऐसे टैगिंग पूछी जाती है कि टेरेसियल और नॉन टेरेसियल और हाइड्रोफाइटिक। तो ये सारे के सारे कैसे जंतु हैं, हाइड्रो हैं, यानी पानी में रहने वाले हैं, समुद्री हैं। ठीक है, अब जो आपके पास सिलेंट्रेटा शब्द है, इसका अर्थ क्या है, सिलेंट्रेटा का शब्द का अर्थ क्या होता है, होलो गुहिका, यानी खोखली आंत कह दो या खोखली गुहा कह दो, इसका मतलब यही होता है। यानी आपको पढ़ाया था मैंने कि जो गुहा सतर पे होते हैं, यानी आपके पास किसी में तो गुहा पाई जाती है, सिलोम्स पाई जाती है, किसी में सिलोम झूठी पाई जाती है, और किसी में पूर्ण रूप से वास्तविक पाई जाती है। तो ये ऐसे ही जंतु थे जिनमें वास्तव में कोई गुहा नहीं होती। ठीक है, तो इनमें जो सिलेंट्रोड शब्द पढ़ा है, इसका मतलब होता है होलो इंटेंस्टाइन, होलो इंटेंस्टाइन, यानी आपके पास खोखली गुहा, कि खोखली गुहा के रूप में क्या है, ये जंतु होते हैं। कभी देखोगे तो आपके पास इसका दूसरा ग्रुप भी आता है, इसी सिलेंट्रेटा को एक साथ और भी कहा जाता है, वो कौन सा शब्द दिया जाता है, निडेरिया। सिलेंट्रेटा का वो ही दूसरे नाम से अगर जाना जाता है तो क्या होता है, निडेरिया। निडेरिया का मतलब क्या होता है, निडेरिया, निडेरिया आपके पास मतलब होता है नेटल्स। नेटल का मतलब क्या होते हैं, कांटे, नेटल। ये जो शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेटल्स। स्टिंग बियरिंग सेल, यानी जो क्या है, सेल होती है वो स्टिंग से जुड़ी होती है, तो स्टिंगिंग बियर सेल, यानी कांटों वाली कोशिकाएं। यानी इस पे जो कांटे होते हैं उनको कहते क्या हैं, हम टेंटेकल्स कहते हैं, यानी संस्पर्शक कहते हैं। और संस्पर्शक के अलावा जो इनका सुरक्षा हथियार होता है, सुरक्षा अंग होता है, गार्ड ऑर्गन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर पहले बताया था, निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो आपके पास इनकी शरीर पर क्वेश्चन यूं आता है कि इनकी बॉडी पर
इनके शरीर पर बाल जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं टेंटेकल्स। कि जो टेंटेकल्स मिलते हैं ये आपके पास कौन से जंतुओं पे मिलते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं संस्पर्शक। संस्पर्शक। तो बाल जैसी संरचना, कांटे जैसी संरचना क्या कहलाती है? संस्पर्शक कहलाती है। कांटे भी बोल सकता है वो, बाल के अलावा कांटे नुमा, थॉर्न्स लाइक, नेटल्स लाइक, स्टिंग लाइक, ऐसे। फिर बात आती है इनका सुरक्षा अंगक क्या होता है? ये क्वेश्चन बड़ा खास है, इसे आप ट्रिपल स्टार बना देना। कि जो गार्ड ऑर्गन होता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया में क्या होता है, यूं पूछता है। तो इनका जो अंगक होता है, सुरक्षा अंगक होता है, वो क्या होता है? वो बड़ा खास है, भी बताया मैंने। क्या बोलते हैं उसे? न्यूमेटोसिस्ट। न्यूमेटोसिस्ट कहा जाता है। न्यूमेटोसिस्ट का मतलब क्या है? एक तरह से हवा का कूजन पैदा करना। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है? अब कई बार आप सुनते हो, अभी हाल ही में एक शायद उड़ीसा की लड़की ने साइकिल बनाई है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसी चीज़ आती है और उसमें टैगिंग कर देगा कि उड़ीसा में क्या है, अखबारों में एक प्रचलित लड़की या इंजीनियर जिसने एक साइकिल बनाई है जो हवा से चलती है। तो हवा पे कार्य करने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, कि जो हम हवा से कोई भी उपकरण चलाएंगे उनको न्यूमेटिक्स कहते हैं। तो न्यूमेटिक्स के आधार पर ही ये चीज़ आई है न्यूमेटोसिस्ट, यानी हवा का कूजन बना के हथौड़ा मारना। ठीक है, वो पैदा कौन करता है? खास तौर पे आपके जेली फिश। ये चीज़ अनुपस्थित होती है किसमें? इसी में एक छोटा संघ हो रहता है जिसको हम कहते हैं टिनोफोरा। याद कर लेना, टिनोफोरा में ये नहीं होता। टिनोफोरा इसी का ये एक उपसंघ है सिलेंड्रेटा के साथ और निडेरिया के साथ। तो टिनोफोरा में न्यूमेटोसिस्ट आपके प्रेजेंट नहीं होते। यूं क्वेश्चन आता है कि टिनोफोरा में सिलेंड्रेटा के साथ अंगक की अनुपस्थिति पाई जाती है, किसकी? यानी अब्सेंट पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? न्यूमेटोसिस्ट नहीं पाए जाते। किस में? टिनोफोरा में। तो याद कर लेना कि टिनो जो फोरा है इनमें आपके पास ये चीज़ें अनुपस्थित होती है। यूं क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टिनोफोरा में ये चीज़ उपस्थित नहीं होती। ना इनके पास सर होता, ना इनके पास कोई क्या प्रजनन अंग होता। इनके पास लैंगिक और क्या होते हैं? अलैंगिक जननी होते हैं। जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन पाई जाती है। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी दो पीढ़ियाँ होती है। अल्ट्रेशन, जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन का मतलब एकांतर पीढ़ी का गुण, यानी एक पीढ़ी के बाद कौन सी पीढ़ी आना? दूसरी पीढ़ी आना। एक होते हैं पॉलीपॉइड और दूसरे होते हैं मेडुसॉइड। ठीक है, एक लैंगिक जनन से चलते हैं और एक क्या चलते हैं? अलैंगिक जनन से। ठीक है, तो ये तुम थोड़ा पढ़ के आओगे। पहले सिलेंड्रेटा 9वीं कक्षा की किताब में दिया गया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखोगे कि क्या माल पानी है। ठीक है, फिर आप कल पढ़ते हैं। ये लो आगे।